देते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड। हाँ, सिर्फ 2 पॉइंट 1 पेज ही है। सही है। चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं तब तक। पेज नजर आ रहा है आपको? जी। अच्छा, हमारा स्टार्ट होना है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने कर लिया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? बेसिकली हमारे पास है, इसका होता है कि ये डिक्रीज बोन मैस है, या हम कहते हैं बोन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बेसिकली कहते क्या है, यहाँ पे दो टाइप की बोन्स होती है, एक स्पॉन्जी होती है, पैक्ड बोन होती है, ठीक है। स्पॉन्जी बोन हमारे पास, और जो कॉम्पैक्ट बोन है, इसके अंदर ना हमारे पास जो बोन का मैस है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है। बोन का मैस कम हो जाएगा अंदर का, इन दोनों का मिला के। तो हमारे पास मोस्ट कॉमनली क्या वजह बनती है, इसकी तीन रीजंस हैं, ठीक है। तीन रीजंस याद रखनी है। एक तो हमारे पास बोन रिसॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, रिसॉर्प्शन, ठीक है। अब बोन रिसॉर्प्शन हो पहली कॉज, ठीक है। दूसरी कॉज में हमारे पास कोई ड्रग्स आ सकते हैं। तीसरे में हमारे पास कोई भी मतलब अदर कंडीशंस आ सकती हैं, लाइक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अदर कंडीशंस, ठीक है। अब बोन रिसॉर्प्शन में हमारे पास क्या क्या आता है? बोन रिसॉर्प्शन में हमारे पास ये क्यों है कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ना इंक्रीज हो जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट नंबर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, बोन को तोड़ने वाले सेल्स हैं, ठीक है। खाने वाले सेल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये इंक्रीज हुई तो मतलब ईस्ट्रोजन कम हुआ, ठीक है। और ये बेसिकली ओल्ड एज में भी हो सकता है, कोई सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होना, ठीक है। इसकी जो सेकेंडरी रीजन है वो हमारे पास कोई ड्रग्स हैं, लाइक स्टीरॉइड्स का इनटेक है, ठीक है। अल्कोहल हो सकता है, कोई बेसिकली एंटी कन्वल्सेंट्स ले रहा हो पेशेंट, एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हो, ठीक है, या थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हो, ठीक है। इनके नतीजे में ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। अब हमारे पास अदर्स कंडीशन में क्या क्या आ सकता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, कोई मल्टीपल माइलोमा का केस हो सकता है, ठीक है। मैल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। या कोई भी मतलब कॉज हो सकती है एनोरेक्सिया वगैरह की, ठीक है। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोज डायग्नोज के लिए हम ना डेक्सा करवाते हैं। डेक्सा बेसिकली क्या है, हमारे पास ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री होती है, ठीक है। डेक्सा डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। डेक्सा, व्हाट इज डेक्सा? हमारे पास ये स्टीराइड। ड्यूअल एनर्जी एक्सरे अच्छा, स्कैन। एब्जॉर्प्शोमेट्री, ठीक है। ये करवाते हैं, ठीक है। इसकी इससे हमें क्या पता चलता है? बोन की डेंसिटी मालूम होती है, ठीक है। इससे हम बोन डेंसिटी का पता करा सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास बोन डेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको थेरेपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरा होता है, ये कहाँ पे करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे करते हैं बोन डेंसिटी? हम लंबर रीजन में देख रहे होते हैं, लंबर स्पाइन रीजन, ठीक है। यहाँ पे एक टी स्कोर से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। टी स्कोर क्या होता है? टी स्कोर ना बेसिकली हमारे पास फ्रिजलिटी फ्रैक्चर्स के लिए हम टी स्कोर करवाते हैं। अब टी स्कोर का क्राइटेरिया क्या है?
ठीक है, दिस इज 0, दिस इज +1, दिस इज -1, दिस इज -2, 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक -1 तक, दिस इज नॉर्मल रेंज ऑफ टी स्कोर, नॉर्मल रेंज, ठीक है, टी स्कोर का। अब जहां से हमारे पास -2 से 2.5 से लेके 1 तक, ये हमारे पास क्या आएगा, लो बोन मैस। ठीक है, ये लो बोन मैस हमें शो कराएगा। यहाँ से फर्दर हम जाते हैं 4 तक। ठीक है, तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस का हमारे पास स्कोर, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, टी स्कोर हमने देखना होता है इसका। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास इसका कितना स्कोर आ रहा है। अगर वो कहते हैं टी स्कोर लेस देन हमारे पास -2.5 हो, मतलब लेस देन, ठीक है, ये लेस वाला क्राइटेरिया है ना, सारा माइनस में जा रहा है, लेस देन 4 तक चला जाए, ठीक है, 2.5 से नीचे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये टी स्कोर भी हमने देखना होता है इसके अंदर। ये कहाँ होता है, हिप या वर्टिब्रा के ऊपर, हिप और वर्टिब्रल रीजन। ठीक है, और हमने एक दफा ना लाजमी स्क्रीनिंग करवानी होती है 65 ईयर ओल्ड ग्रेटर देन पे। ठीक है, अब इसकी हम ट्रीटमेंट क्या करवाते हैं। अच्छा, कभी हमें इनके स्कोर्स का पता चल भी जाए ना लो एंटी, तो हमने प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स के कैल्शियम सप्लीमेंट साथ दे देते होते हैं और विटामिन डी के सप्लीमेंट साथ दे देते होते हैं। दैट्स प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस इसे करते हैं। अब ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट हमारी कैसे है, हमने मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, बिसफॉस्फोनेट्स देने हैं। ठीक है, और साथ में दूसरा याद रखना है सर्म्स। बाकी इसके अलावा और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी होती हैं, ट्राईपैराटाइड भी होती हैं, उनको इतना याद नहीं रखना है, इन दोनों को इम्पोर्टेंटली याद रखना है। सर्म्स क्या होते हैं, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ठीक है, मतलब बोन डेंसिटी कम हुई, बोन्स का टूटना स्टार्ट हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब अंदर से वो मर रही है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। अब ये फर्दर कॉज क्या करवाती है, कैन लीड टू वर्टिब्रल कंप्रेशन कंप्रेशन फ्रैक्चर्स करवा देती है, जिसकी वजह से बैक पेन होती है, काइफोसिस हो जाती है, लॉस ऑफ हाइट हो जाती है। ठीक है, और कोलिस फ्रैक्चर भी हो सकता है डिस्टल रेडियस के ऊपर। ठीक है, ये इनकी कॉज फर्दर करवा रही होती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्लियर है, क्लियर है जी मैम। मैम एक मरतबा फिर करवा दीजिए। बच्चों? आज का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आप लोगों ने ना कान खोल के सुन लेनी है चीजें, मैं बार बार रिपीट नहीं करवा सकती। और ये आज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है लेक्चर, क्योंकि आज के दिन में ही हमने कवर करना है। ठीक है, बेसिकली क्या है हमारे पास, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, डिक्रीज बोन मैस और डिक्रीज बोन डेंसिटी की वजह से हमारे पास स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमारे पास बोन मैस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसकी कुछ कॉजेज हैं, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन हो जाती है, ड्रग्स की वजह से हो सकती है, कोई अदर डिजीजेस की वजह से हो सकती है। बोन रिजॉर्प्शन की वजह क्या है कि वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो एस्ट्रोजन लेवल को डिक्रीज कर देगी। ठीक है, ड्रग्स में कौन कौन से हैं, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, एंटी कन्वल्सेंट, एंटीकोगुलेंट्स और थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी आ जाती है। अदर कॉजेज में हाइपरथायरॉयडिज्म, मल्टीपल माइलोमा, मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स आ सकते हैं। स्कैन करवाने की स्कोरिंग देखनी है। अब डेक्सा क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ड्यूअल एनर्जी एक्सरे, हमारे पास एब्जॉर्प्शन मीट्री होती है जो हमारे पास बोन डेंसिटी को दिखाती है, और वो हम करते कहाँ पे, लंबर स्पाइन रीजन पे करते हैं। जो टी स्कोर होता है वो हिप और वर्टिब्रल रीजन पे करते हैं। इनके हमारे पास क्या है, लेस देन अगर 2.5 हो तो मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस पे जा रहा है, और 1 to 2 क्राइटेरिया, 2.5 क्राइटेरिया क्या होता है, लो बोन मैस का होता है, और बाकी -1 से 1 तक हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है टी स्कोर की। देन वी हैव
इसके हम प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स के लिए हम क्या देते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे देते हैं। इसकी रिजीम हमारे पास दो याद रखनी है मेन, बिसफॉस्फोनेट्स एंड सर्म्स। सर्म्स क्या होती है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स होते हैं। उसकी कॉज में क्या आ सकते हैं, फर्दर ये क्या करवाते हैं, वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बैक पेन हो सकती है, ठीक है, काइफोसिस हो सकती है और लॉस ऑफ हाइट हो सकती है। फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं फेमोरल नेक के और डिस्टल रेडियस के। डिस्टल रेडियस का अगर फ्रैक्चर होगा उसे क्या कहते हैं, कोलिस फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट वी हैव osteopetrosis. Osteopetrosis, इसको हम फर्दर क्या कहते हैं, दिस इज हमारे पास स्टोन बोन। इसके फर्दर नाम याद रखने हैं, मार्बल, मार्बल बोन डिजीज और एल्बर्स शॉनबर्ग्स डिजीज। ठीक, ठीक है, एल्बर्ट शॉनबर्ग डिजीज। इनके तीन फर्दर नेम्स भी हैं, स्टोन बोन, मार्बल बोन डिजीज और एल्बर्ट शॉनबर्ग डिजीज। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, फेलियर होती है नॉर्मल, नॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे क्यों डिफेक्टिव होते हैं हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट, डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट। अब इस जब डिफेक्टिव होंगे इनकी वजह से क्या होगा, थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी बोन की, थिकेंड डेंस बोन हो जाएंगी, ठीक है, जो कि फ्रैक्चर कॉज करवाती है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, ठीक है। अब हमने जो पहले पढ़ा था ऑस्टियोपोरोसिस, वहां पे हमारे पास क्या था कि वहां पे बोन की रिजॉर्प्शन बेसिकली इंक्रीज हो रही है और ऑस्टियोक्लास्टिक नंबर इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोजेन हमारे पास ईस्ट्रोजन जो है था वो डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट डिफेक्टिव आ रहे हैं, मतलब कोई म्यूटेशन हो रही है। म्यूटेशन अब कैसी है, म्यूटेशन कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2, ठीक है। अब ये इसको कॉल के निमोनिक से याद किया जाता है, ठीक है, कॉल, ठीक है, कॉल बेसिकली हमारे लिए होती है, लेकिन ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक 2 हमारे पास होता है, ठीक है। इसकी म्यूटेशंस आ जाती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इम्पेयरमेंट होती है, इम्पेयरमेंट होती है ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट क्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है, टू जनरेट एसिडिक एनवायरनमेंट, जो कि हमारे पर बॉन्ड रिजॉर्प्शन में हेल्प करे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर क्या है, एक तो म्यूटेशन आ गई, ठीक है, दूसरा क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, ओवर ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल बोन, जो कि फिल कर देते हैं मैरो स्पेस को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैनसाइटोपेनिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ चीजें हैं, एक तो म्यूटेशन हो गई, एक हमारे पास इसकी ओवर ग्रोथ हो गई कॉर्टिकल बोन की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पाल्सीज भी आती हैं, पाल्सीज, क्रेनियल पाल्सीज होती हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है, मैम ओवर ग्रोथ के फॉर्मेना बाद जो क्या होता है होता ना है? बोन का, वो नैरो डाउन हो जाता है। ओवर ग्रोथ होती है कॉर्टिकल बोन की, जो कि फिल कर देती है मैरो स्पेस को, जो कि कॉज करवाती है पैनसाइटोपेनिया, ओके मैम। ठीक है। जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट होता है, दिस कैन रिजल्ट आल्सो इन द क्रेनियल नर्व इम्पेयरमेंट्स, इम्पेयरमेंट, ठीक है, इम्पेयरमेंट या इम्प्रिंजमेंट, जिसकी वजह से पाल्सीज होती हैं, ठीक है। और फिर ये हमारे पास पाल्सीज क्यों होती हैं, क्योंकि नैरोइंग डाउन हो जाता है फोरामिना, फोरामिना,
और हमें एक्सरे के ऊपर क्या मिलेगा? ठीक है, एक हमें सिमेट्रिक सेक्लेरोसिस मिलेगी, जो कि क्या होती है हमारे पास? बोन इन बोन, जिसको हम स्टोन बोन कहते हैं। ठीक है, स्टोन बोन। और हमें इसकी ट्रीटमेंट में क्या करना होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं? वहां पे हमारे पास मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट से बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास डिराइव हो रहे होते हैं। तो हमें ऑस्टियोक्लास्ट चाहिए होते हैं ताकि उसकी रिजॉर्प्शन सही से हो और फिर से ऑस्टियोब्लास्ट आए और अपनी एक्टिविटी से उसको रीजनरेट करें। ठीक है, ये इसकी ऑस्टियोपेट्रोसिस की सारी हुई। मैं इनकी ना एक वो भेज रही हूँ, पिक्चर्स भेज रही हूँ ग्रुप में, काइंडली वो एक दफा देखें ताकि आपकी एक इमेज बने। वेट अ सेकेंड, वेयर इज, अल्लाह अकबर। इधर है। अब ना इनके अंदर पता है क्या होता है? एक होता है हमारे पास ना अंदर जो थोड़ा सा मैस होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्टोन बोन अपीयरेंस, मतलब इतना इंक्रीज हो जाती है थिकनेस कि हमें वो स्टोन बोन की तरह दिखाई देती है, सारी की सारी कैविटी फिल्ड अप हो जाती है। एक सेकेंड, भाई आ भी जा। जो चीज चाहिए होगी ना वो नहीं आएगी, कभी नहीं मिलेगी मुझे। मिल गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें, हेल्दी बोन देखें और जो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस है उसके अंदर देखें। अब जो हेल्दी बोन है उसके अंदर देखें, लेकिन जो ऑस्टियोपेट्रोसिस है वहां पे बोन के अंदर ऐसे बोन टाइप नुमा चीज ऐसे लग रही है जो सारी कैविटी को फिल किए जा रही है। ठीक है, मतलब सारी कैविटी फिल्ड है। हमारी बोन की इस तरह अपीयरेंस नजर आती है एक्सरे के ऊपर, मतलब हमें अंदर कोई कैविटी नजर नहीं आती। ठीक है, ये होती है हमारे पास ऑस्टियोपेट्रोसिस। मैडम कुछ नजर नहीं आ रहा मैडम। वही है पिक्चर। ग्रुप में एक दफा देखें। ठीक है, मैं अभी आपको वहां पे ग्रुप के अंदर पिक्चर दिखा रही थी। अच्छा, ने ये वाली चीज क्लियर हो गई है? टेल मी गाइस। जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑस्टियो मलेशिया और रिकेट्स। ये दोनों जो होते हैं हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं। रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है, ऑस्टियो एडल्ट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या बेसिकली? अब जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास डिफेक्टिव क्या होगा? डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होती है। मिनरलाइजेशन लाइजेशन ऑफ ऑस्टियोइड। ठीक है, ऑस्टियोइड मीन्स ये हमारे पास कोई ऑस्टियोइड बोन का पार्ट है। ठीक है, बोनी रीजन है ऑस्टियोइड बोन। और कार्टिलेजिनियस ग्रोथ प्लेट, जो कि बच्चों के अंदर रिकेट्स के लिए होता है। ठीक है, प्लेट्स
जब ग्रोथ हो रही होती है ना बोन्स की, बेसिकली कार्टिलेजिनियस ग्रोथ प्लेट्स होती हैं उस वक्त, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, रिकेट्स में होता है ये, ओनली इन चिल्ड्रन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली क्यों है, हम मैंने बता दिया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अब एक्सरे के ऊपर हमारे पास क्या आपको मिलेगी, कपिंग मिलेगी, एपिफेजियल वाइडनिंग मिलेगी, ठीक है। और फ्रेइंग मिलेगी रिकेट्स के केस में, फ्रेइंग ऑफ बोन, ठीक है, रिकेट्स। अब बच्चों के लिए एक तो फ्रेइंग ऑफ बोन हो गया इसकी, और हमारे पास चिल्ड्रन के लिए अगर रिकेट्स का केस हो तो हमारे पास क्या होता है, बो लेग्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम जीनोवैरम कहते हैं, या बीट लाइक, उसके अंदर ना एक रैचेटिक रोजरी फॉर्मेशन होती है। अब रैचेटिक रोजरी फॉर्मेशन क्या होती है, ये मैं ग्रुप में एक पिक्चर भेज रही हूँ, इसको देखो, जो एक्सरे के ऊपर है ना, एक्सरे के अंदर ना आपको ना बीड लाइक अपीयरेंस मिलती है। Wait a second. ये देखें, जब एक्सरे देखते हैं ना, सबने खोल लिया, एक दफा देखें ग्रुप में, बीड्स टाइप ना ऐसे उनकी ना बिल्कुल साइड की तरफ, ठीक है, साइड पे उनको ना बीडेड अपीयरेंस मिलती है, बीडेड, इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिटिक रोजरी, ठीक है, रेसिटिक रोजरी अपीयरेंस होती है। देन हमारे पास क्या है फर्दर, इसका ना क्रेनियोटैबीज हो जाता है बच्चों के अंदर, क्रेनियोटैबीज। अब क्रेनियोटैबीज क्या है, सॉफ्ट क्रेनियम हो जाता है, सॉफ्ट स्कल हो जाता है। अब सॉफ्ट स्कल किस तरह से होता है वो भी एक दफा देख लें। दैट्स, ये देखें, बेसिकली हम ना प्रेस करेंगे ना स्कल को, तो उसके ऐसे सुचर लाइंस होती हैं कि वहां पे हमारे पास क्या होता है, बेबीज की ना, मतलब डेवलपमेंट ऐसी होती है कि वहां की जो अराउंड सुचर लाइंस है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, ये किस वजह से होता है, कि कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो सकती है, ठीक है, या कोई ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा का केस, या सिफिलिस के अंदर भी ये हमारे पास क्रेनियोटैबीज मिलता है, ठीक है। और ये साथ में हमारे पास रिकेट्स के केस में भी आपको ये क्रेनियोटैबीज मिलेगा, ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। जी। अब क्रेनियोटैबीज में हमारे पास फर्दर हमें क्या, हमें वो इसके अंदर लैब की फॉर्मेशन में हमें क्या मिलेंगे, ऑस्ट्रोमलेशिया के केस में और रिकेट्स के केस में। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या होता है कि कैल्शियम और जो फॉस्फेट लेवल्स है ना, वो डिक्रीज हो जाते हैं, कैल्शियम लेवल, फॉस्फेट लेवल, ये डिक्रीज हो जाएंगे, एएलपी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास पीटीएच है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के लिए सेम है, ऑस्ट्रोमलेशिया एंड रिकेट्स के केस में, ठीक है, एएलपी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। कोई मुझे जवाब दे दिया करे। जी 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 जी। ठीक है, अब हम चलते हैं पेजेस डिजीज पे। पेजेस डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है, ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जब इंक्रीज होगी तो ना, एक तरफ टूट रही होगी, एक तरफ बन रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से पुअर क्वालिटी बोन बनती है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि पुअर क्वालिटी बोन की फॉर्मेशन होती है,
अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या मिलता है पेजेस डिजीज के अंदर? पेजेस डिजीज के अंदर सिर्फ याद रखना है, सिर्फ ALP मार्कर इंक्रीज होता है, बाकी हर चीज कैल्शियम भी, फॉस्फेट भी और साथ में PTH लेवल सारे नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ना कुछ ना चॉक स्टिक फ्रैक्चर्स लॉन्ग बोन के मिलते हैं, लॉन्ग बोन चॉक स्टिक फ्रैक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मोजाइक पैटर्न, ठीक है, लेमिनर और लेमिनर बोन के अंदर, ठीक है। तो अब चॉक स्टिक हमारे पास किस तरह के होते हैं वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ, एक दफा देख लें, अपनी नजरों से गुजार लें। अच्छा, ये देख रहे हैं पहली जो रेडियोग्राफिक मैंने सेंड किया उसके अंदर एक ना छोटा सा ना हिस्सा गायब है, ठीक है। इसको बेसिकली चॉक स्टिक फ्रैक्चर कह रहे होते हैं। दूसरा देखो, दूसरे के अंदर भी वही चीज है कि थोड़ा सा हिस्सा गायब है, ठीक है। एक साथ मैंने आपको ये दो पिक्चर सेंड किए हैं, इसके अंदर देखें कि इसके अंदर जो हिस्सा गायब है उसको बेसिकली हम चॉक स्टिक कह रहे हैं। क्लियर है? जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है अब? ये हमारे पास हो गया ऑस्टियो। अच्छा, पेजेस डिजीज के ना कुछ स्टेजेस हैं, स्टेजेस होती हैं पेजेस की। एक होती है अर्ली डिस्ट्रक्टिव, जिसको हम लिटिक स्टेज कहते हैं, ठीक है। लिटिक मतलब क्या? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी। देन इंटरमीडिएट होती है जिसको हम मिक्स्ड कहते हैं, जिसके अंदर दोनों सेल्स आते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट आ जाते हैं प्लस ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर आती है लेट, जिसको हम सेक्लेरोटिक कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। अब इन सब की स्टेजेस की मिक्सिंग की वजह से बोन की जो फॉर्मेशन होती है ना वो बहुत पुअर होती है। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं इनकी? बिस फॉस्फोनेट। अब बेसिकली हुआ क्या है इस सारे प्रोसेस में, इसको हम जल्दी से वो कर लेते हैं कि बोन की ऑप्शन इतनी ज्यादा हुई है, डिसऑप्शन, ठीक है, इसकी वजह से डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इंक्रीज बोन ग्रोथ हुई है, बोन ग्रोथ, पुअर ग्रोथ, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या आई है? स्केलेटल डिसफॉर्मिटीज आई हैं, डिफॉर्मिटीज, जिसके नतीजे में क्या हुआ है? फ्रेजाइल बोन हुई, मिली हमें, ठीक है। और फ्रैक्चर्स मिले हैं। फ्रैक्चर्स भी हमारे पास सिर्फ एक बोन को इफेक्ट नहीं करा, ठीक है, ये वर्टिब्रा को भी इफेक्ट कर रहा है, ये नीचे लंबर रीजन को भी हो गया, ये साथ में हिप बोन की पार्ट को भी ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल एरियाज में कर रहा है। क्लियर हो गई? हो गई? मैम इसमें ये फर्स्ट एड में साथ में ये एक चीज लिखी है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो फ्रॉम इंक्रीज एट्रियोवेंट्रिकुलर एट्रियोवेनियस शंट में काज हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, ये इसके साथ क्या एसोसिएटेड, क्या एसोसिएशन है? इनकी एसोसिएशन यही है ना कि जब डिसऑर्गेनाइज बोन ग्रोथ होती है उसकी एसोसिएशन में सारी आ जाती है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो भी हो जाता है, इंक्रीज हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे शंट की ना फेलियर हो जाता है, ठीक है, जिसके नतीजे में हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा का भी चांस बन सकता है, कैंसर रिस्क में आ सकता है, कैंसर रिस्क, ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा भी आ सकता है, सार्कोमा,
उनके रिस्क में आ जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, हर चीज अपनी अप्रोप्रिएट साइज में नहीं है। बोन ग्रोथ ज्यादा हो गया जिसकी वजह से वो कंप्रेस करना स्टार्ट हो जाती है। कंप्रेस करेगी तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, शंटिंग हो जाएगी, हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। और दूसरा हमारे पास जो बोन के अंदर क्या होगा, वो कैंसर कॉज कर देगा। जो कैंसर होता है वो कौन सा बेसिकली होता है, ऑस्टियोसार्कोमा होता है। क्लियर है? आगे चलें बच्चों। जी जी मैम। जी मैम। अच्छा, क्या हो गया, नींद आ रही है? नहीं तो मुझे आनी चाहिए। बेसिकली अब हमने नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है? अच्छा, गाउट और सूडो गाउट का किसको आइडिया है? गाउट में क्या होता है, सूडो गाउट में क्या होता है? एनीवन? अच्छा, बेसिकली गाउट जो हमारे पास है वो दो रीजन से हो सकती है, ठीक है। या तो अंडर सक्रीशन होगी ऑफ यूरिक एसिड, या होगी हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड 90% होता है, ये 10% होता है। हमने बेसिकली अंडर सक्रीशन को ही मेंटेनली याद रखना है इस केस के अंदर। अच्छा, होता क्या है बेसिकली अंडर सक्रीशन और ओवर सक्रीशन के अंदर? एनी आइडिया अंडर सक्रीशन क्यों हो रही है? यार साथ साथ वो रिस्पॉन्ड भी किया करो ना, पता चले कि आप लोगों को कुछ पता है कि नहीं है। अंडर सक्रीशन क्यों हो रही है, क्या क्या रीजन हो सकती हैं? एंजाइम की डेफिशिएंसी। नहीं, क्या बंदा मतलब क्यों अंडर सक्रीशन क्यों हो रही है यूरिक एसिड की? मैम रीनल अच्छा, उसके किडनी में कॉजेज क्या हो प्रॉब्लम, सकते किडनी में प्रॉब्लम, रीनल हैं? फेलियर। रीनल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई मेडिकेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, डायूरेटिक्स वगैरह, उसकी वजह से हो सकता है। अब ओवर प्रोडक्शन के और क्या कॉजेस हो सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास कोई मतलब एंजाइम रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, लाइक लीश नेहान सिंड्रोम, ठीक है। या हमारे पास ट्यूमर लाइसिस हो सकती है, या हमारे पास वॉन गिर के आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स किस तरह के मिलते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज बेसिकली आपको आता है, एमसीक्यूज के अंदर ये आता है कि वहां पे आपको एग्जामिनेशन के ऊपर हमें नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स मिलते हैं। नीडल शेप्ड बायरफ्रिंजेंट। बायरफ्रिंजेंट भी क्या होता है, नेगेटिव फ्रिंजेंट, ठीक है। वो भी नेगेटिव हमें मिलेगा पोलराइज लाइट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सीरम यूरिक लेवल हमें क्या मिलते हैं, नॉर्मल मिलते हैं एक्यूट केसेस के अंदर। एक्यूट केस के अंदर क्या मिलेगा, सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल, ठीक है। क्रोनिक केस के अंदर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे होता क्या है, अब आर्थ ये ना एक बेसिकली जॉइंट की डिजीज है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक्यूमुलेशन होती है ऑफ, या मोनो हमारे पास सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, ठीक है। जॉइंट कोई भी वजह हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, अल्कोहल यूज हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। और मेल्स में ये ज्यादा कॉमन होता है।
अच्छा, यहाँ पे हमने और इसकी सिम्टम्स में क्या क्या मिलेगा? रेड स्वेलन जॉइंट मिलेंगे, जॉइंट्स मिलेंगे जो कि पेनफुल होंगे। ठीक है, बिग टो के ऊपर हमें मिलेगा पोडेग्रा, और टॉफस फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में हमने क्या क्या लेना होता है, ये बेसिकली यही चीजें आपने याद रखनी है। बाकी वहीं किडनी के अंदर यूरिक एसिड सक्रीशन की कमी आ जाती है, वो फर्दर इसकी एक्यूट चेंजेस आती हैं। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में एनसेड्स देते हैं हम, जो कि आपने लफ्ज याद रखना होता है, इंडोमेथासिन। ठीक है, साथ में ग्लूकोकोर्टिकोइड, कॉल्चिसिन, ये होते हैं सारे एक्यूट के लिए। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास क्रोनिक, वहां पे हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, या बुक्सोटेट, ये इनकी मेडिकेशंस हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ओके, अच्छा, ऑस्टियो आर्थराइटिस और ऑस्टियो हम पढ़ लेते हैं। नहीं, पहले हमने इसके साथ वो करना है, गाउट करना है और सूडो गाउट करना है। अब सूडो गाउट के अंदर हमें क्या मिलेगा? रोम्बोइड, पॉजिटिव बायरफ्राइटेड, पता नहीं क्या क्रिस्टल होंगे। बिल्कुल सही कहा, सूडो गाउट। यहाँ पे हमें क्या होता है, हमारे पास क्रिस्टल्स के नेम्स, कोई नेम स्पेसिफाई मुझे करेगा क्रिस्टल का? कौन सा होता है स्पेसिफाइड नेम? एनीवन? अभी मैम कैल्शियम गाइस फॉस्फेट क्या क्रिस्टल। किया? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। एग्जैक्टली, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या था, मोनो सोडियम मोनो मोनोअनसैचुरेटेड मोनोयूरेट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल थे। यूरेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, और यहाँ पे हमारे पास जो चांसेस होते हैं ना डिजीज की, ग्रेटर देन 50 ईयर ओल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है। अब इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट के बारे में पूछते हैं। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? मोस्ट कॉमन नी। साइट नी होती है, ये याद रखना है, नी होती है यहाँ पे, और कोई याद नहीं रखना है। एंकल वहां पे कुछ कुछ बुक्स के अंदर दिया हुआ है, नो एंकल, इट्स नी। ठीक है, मोस्ट कॉमन जॉइंट इफेक्ट होता है, जॉइंट इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल्स कैसे, क्रिस्टल्स रोम्बॉइड शेप मिलते हैं, वहां पे क्या थे, नीडल शेप थे। और यहाँ पे हमारे वहां पे नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या क्या देना है? इसके अंदर भी वही एनसेड्स देंगे, कॉल्चिसिन देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। एक्सरे के ऊपर हमें क्या मिलेगा, कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। ठीक है, ये क्लियर है? जी। अच्छा, मुझे कोई एसएलई के बारे में बता सकता है, एसएलई में हमने क्या क्या पढ़ा है? एनीवन? आज एक्टिव नहीं हूँ गाइस, क्या हो गया, रोजा कुछ ज्यादा लगा हुआ है? मैम ये टॉपिक ही कुछ अजीब किस्म के।
इतना आसान टॉपिक है, आप लोग इतना क्यों घबरा रहे हो इसके ऊपर? ये मतलब ये वो टॉपिक है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसके अंदर क्यों घबरा रहे हो आप लोग? बोरिंग से है मैम। कोई बोरिंग नहीं है, आप लोग बस ना डंडी मार रहे हो। अच्छा, एसएलई क्या है? सिस्टेमिक लूपस सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, ये तो पता है ना, एरिथेमेटोस। या ये भी भूल गए यस, हो? पता है। हाँ ठीक है। अब बटरफ्लाई ये हमारे लाइक पास क्या होती है? टाइप, शुक्र है 3। बटरफ्लाई याद आ गया। ठीक है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, ठीक है, और लेसर डिग्री टाइप 2 भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मेनली हमारे पास ये होता है, हाँ, टाइप 3 होता है, ठीक है। अब इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है? हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्स के साथ होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स के साथ होती हैं इनकी एसोसिएशंस, लाइक C1q, C4, C2, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज होती है क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। प्रेजेंटेशन पे आपको क्या मिलेगा, मतलब साइन एंड सिम्टम्स में क्या मिलेगा? फेशियल रैश मिलेगा, साइन एंड सिम्टम्स, जिसको हम बटरफ्लाई रैश कहते हैं। जॉइंट पेन होंगे। जॉइंट पेन, फीवर, ठीक है। और हमारे पास ये अफ्रीकन भी कभी कभी दे देते हैं, अफ्रीकन के अंदर ज्यादा है, अफ्रीकन, ठीक है, या कोई एशियंस वगैरह की हिस्ट्री साथ देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? इनके ना कुछ और सिम्टम्स बेसिकली याद रखने होते हैं, जो कि निमोनिक से आते हैं, रैश और पेन के। रैश और पेन को हमने कवर करना है। रैश और पेन। अब रैश का आर क्या है? रैश का आर हमारे पास रैश ही है, जो कि मैलर हो सकता है या डिस्कॉइड हो सकता है, ठीक है। ए से हमारे पास आर्थराइटिस आता है, एस से सिरोसाइटिस आता है। सिरोसाइटिस से मुराद क्या है? कोई प्लूराइटिस हो सकता है या पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। एच से क्या आता है? हमारे पास हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ओ से हमारे पास क्या है? ओरल अल्सर्स, ठीक है। आर से रीनल डिजीज। ई से फोटोसेंसिटिविटी। ए से क्या होता है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं। आई से हमारे पास कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर मिल सकता है। और एन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर वो पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या होगी? मैलर रैश। नो, मैनिफेस्टेशन तो होती है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। अब डबल ए के अंदर ना कुछ कंट्रोवर्सीज आती हैं, तो वहां पे ना कहते हैं कि किडनी का ऑप्शन हमने इंक्लूड किया हुआ है। किडनी ज्यादा मतलब मैनिफेस्टेशंस के अंदर आ रही है इन्वॉल्वमेंट उसकी। कुछ जगह पे आता है स्किन। अगर स्किन और किडनी के बीच में आपको चूज करना पड़े ना, तब स्किन इज ग्रेटर देन किडनी, ठीक है। स्किन की इन्वॉल्वमेंट किडनी से ग्रेटर है। अगर वो कोई जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो हमने जॉइंट इन्वॉल्वमेंट को पहले चूज करना है, ठीक है। ठीक है। यहाँ यहाँ तक क्लियर हुआ?
जी। अच्छा, फिर इसकी ना कुछ डायग्नोसिस की बातें आ जाती हैं जो कि डॉक्टर नम्रा ने भी आप लोगों को बताई होंगी। अच्छा, यहाँ पे एना हमारे पास सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेंसिटिव लिखा हुआ है रफी में भी और हर जगह, लेकिन ये बेसिकली क्या है हमारे पास स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ये भी होता है स्पेसिफिक फॉर मिक्स्ड। एमसीक्यूज आता है मिक्स कनेक्टिव टिश्यू के लिए एना क्या होगा। ये तो इसके लिए सेंसिटिव हो गया ना एसएलई के लिए, ठीक है। एक एमसीक्यूज एना के लिए दूसरा आता है कि मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसके लिए क्या है, उसके लिए स्पेसिफिक होता है ना, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज ये आपका हो गया सेंसिटिव फॉर एसएलई और स्पेसिफिक फॉर मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। क्लियर? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी डीएस डीएनए एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इसके अंदर जो रफीम के अंदर लिखा हुआ है उसको ना आप लोगों ने याद नहीं रखना। बेसिकली दिस इज प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोग्नोस्टिक और बेस्ट डायग्नोस्टिक, ठीक है। एंटी डीएस डीएनए एंटीबॉडीज क्या है हमारे लिए, प्रोग्नोस्टिक और बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। एंटी स्मिथ के बारे में जब बात आती है, एंटीबॉडी दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है, मोस्ट भी साथ लगा लें, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास तीन टेस्ट आपको पता होने चाहिए। बाकी टेस्ट जो होते हैं ना जैसे एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट डिक्रीज हो गए हैं। कॉम्प्लीमेंट का भी पूछा जाता है कि एसएलई के अंदर कौन से कॉम्प्लीमेंट डिक्रीज होते हैं, वो C3 C4 होते हैं, ठीक है। और एंटीरो एंटीबॉडी वो कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक के केस के अंदर याद रखना होता है। पहले बेसिकली आपने तीन टेस्ट याद रखने, एएनए, एंटी डीएस डीएनए और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज, ठीक है। जो मोस्ट सेंसिटिव है वो एना है फॉर एसएलई और स्पेसिफिक फॉर मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। फिर एंटी डीएस डीएनए एंटीबॉडी है वो उसके अंदर वो क्या याद रखना है आपने, प्रोग्नोस्टिक एंड बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। फिर आता है हमारे पास एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, मोस्ट स्पेसिफिक है लेकिन प्रोग्नोस्टिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एसएलई वो क्या होती है, रेनल डिजीज। दैट्स रीनल, रीनल डिजीज, ठीक है। रीनल डिजीज होती है, ये एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ मैम तक ये क्लियर हुआ है? एंटी स्मिथ और एंटी डीएस डीएनए में अभी फिर थोड़ी कंफ्यूजन कहीं पर डी एंटी डीएस डीएनए को स्पेसिफिक मोस्ट स्पेसिफिक कहते हैं, कभी स्मिथ को नहीं, उसको कहते नहीं हैं। याद रखना आपने। आपने सिर्फ जो मैंने बताया उसको याद रखना है। और डॉक्टर नहीं, नेवरा ने कहा कि जो रफी में है वो के जो मैंने बताया और स्पेसिफिक है वो याद रखना है। अभी इस तरह हम बीच में जाकिरा दा सही दी दा इजिम दी और कर सही मन दी दा ठीक था ओके जो डेर हमने इसको कंफ्यूजन। करेक्ट किया हुआ है ना वो प्रोग्नोस्टिक और बेस्ट डायग्नोस्टिक से याद किया हुआ है हमेशा। एंटी डीएस डीएनए को, जो एंटी स्मिथ होती है वो मोस्ट स्पेसिफिक होती है। अच्छा मोस्ट ठीक है। स्पेसिफिक ये है स्मिथ। अच्छा मैम, वैसे रफी का जो न्यू एडिशन है उसमें एंटी डीएस हम्म को ही मोस्ट स्पेसिफिक है। रफी का न्यू जो आया है उसके अंदर क्या है? मैम रफी की न्यू एडिशन के अंदर जो एंटी डीएस है डीएनए हम्म उसी को मोस्ट स्पेसिफिक का है। अच्छा, हमें ये कटवा के ना हमें ये बताया गया था कि ये बेस्ट डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के लिए मोस्ट स्पेसिफिक हमें स्मिथ करवाया गया और ओके। एसएलई। चले मैं इसका फर्दर भी कंफर्म कर लूंगी कि अब की आप लोगों की क्या वो करवाया गया है, बट हमें जो करवाया गया वो यही था।
ठीक है। स्पेसिफिक कौन सा और हमारे पास सेंसिटिव कौन सा है। एना के लिए बेसिकली याद रखना है आप लोगों ने, वो सेंसिटिव होता है। इसका मैं कंफर्म आपको करके बताती हूँ फर्दर, ठीक है। प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक ही हमने पढ़ा हुआ है डीएसडीएनए के लिए। इसके अंदर काफी कंट्रोवर्सीज आई थी और हमने फिर लास्ट में इसी को यही किया था कि ये प्रोग्नोस्टिक और बेस्ट डायग्नोस्टिक के लिए हमेशा पूछा जाता है कि बेस्ट डायग्नोस्टिक कौन सा है और प्रोग्नोस्टिक के लिए कौन सा है, तो वो डीएसडीएनए होता है। तभी इसके लिए मोस्ट स्पेसिफिक के लिए जब भी आया वो हमारा एंटी स्मिथ ही आया है, हमने एंटी स्मिथ को ही टिक किया था। ठीक है, मुझे ना ये ग्रुप में एक दफा रिमाइंड भी करवा दीजिएगा, मैं ना भूल जाती हूँ, इतने मेरे काम अलग होते हैं, मुझे आपने ये याद भी करवाना है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या क्या रह जाता है, हमने क्या क्या कवर किया अभी तक। मैम हेलो, ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स पेजेस डिजीज। उसके ऑस्टियोपोरोसिस बाद हो गया। हम्म। जी मैम पेट्रोसिस, गाउट, सूडो गाउट, और अब लास्ट टाइम में किया एसएलई। ठीक हो गया, ठीक है। एमसीक्यू कवर हो गए थे। नेक्स्ट हमारे पास और क्या आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थ ऑस्टियोआर्थराइटिस आप लोगों को क्या पता है अभी तक। एसिमेट्रिकल बिकॉज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। हम्म, करेक्ट है। और मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो लेस देन 15 मिनट तक रहती है, रेस्ट के साथ जो है वो ठीक रहती, मतलब वो इम्प्रूव हो जाता है जो पेन होता है जॉइंट पेन। ठीक है, अच्छा बात बेसिकली ना मॉर्निंग स्टिफनेस ही याद रखनी होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस भूल जाती है कि ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या थी, स्टिफनेस, ठीक है, ऑफ, ये लेस देन 15 मिनट्स है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस, अच्छा ये किसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओल्ड एज में। एडल्ट्स में, ओल्ड एज में या बच्चों में। ओल्ड एज में। ठीक है, ओल्ड एज, ठीक है। रोमाटाइड, और साथ में बच्चों में भी होता है, ऑस्टियो के साथ चिल्ड्रन की भी एसोसिएशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट होंगी, ठीक है। एक तो एसिमेट्रिक होते हैं, ये मेट्रिक जॉइंट्स होते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं रेस्ट के साथ। विद रेस्ट, ये इम्प्रूव है, पता चले इंक्रीज कर दो आप लोग, इम्प्रूविंग विद रेस्ट, ठीक है, इम्प्रूव होते हैं। अब जॉइंट कौन कौन से इंवॉल्व होते हैं, जॉइंट के एसोसिएशन का पहले आता है, ठीक है। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है, जो कि होता है हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स होता है, ठीक है। और हमारे पास डिस्टल फिलेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, डिस्टल फिलेंजेस, ठीक है। अब जो हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, अगर डिस्टल की बात आए तो हमारे पास कौन से नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये बर्डन नोड्स होते हैं, नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर प्रॉक्सिमल की बात की जाए, प्रॉक्सिमल फिलेंजेस, वहां पे कौन से होते हैं हमारे पास, बॉशर्ड नोड, बॉशर्ड नोड्स होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों के जॉइंट्स और उनकी साइट आपको बतानी चाहिए। डिस्टल फ्लेंजेस पे क्या है आपके पास, ये बर्डन नोड्स हैं। प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस के ऊपर क्या है, बॉशर्ड नोड है। और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल की इसके अंदर मिलेंगी, इसके अंदर रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या मिलते हैं, यहाँ पे हमारे पास लॉस का निमोनिक याद किया हुआ है, ठीक है, शुरू से। लॉस में क्या है, जॉइंट स्पेस की कमी हो जाती है, जॉइंट स्पेस की लॉस हो जाती है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। वो क्या है, ऑस्टियोफाइट्स दिखाई देते हैं। एस क्या है, सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस होती है। और
एस और क्या है, सब कॉन्ड्रल सिस्ट मिलती हैं। इसके अंदर आपको हर चीज लैब्स के अंदर नेगेटिव मिलेगी। डायग्नोसिस में आर एफ फैक्टर नेगेटिव मिलेगा, ESR CRP सब नेगेटिव मिलेगा, NTCCP भी नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इनकी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बेसिकली याद रखनी है। फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, डिस्टल फिलेंजेस, प्रॉक्सिमल फिलेंजेस। डिस्टल पे हेबर्डन नोड्स होते हैं, प्रॉक्सिमल पे क्या बॉशर्ड नोड्स होते हैं, और मॉर्निंग स्टिफनेस लेस देन 15 मिनट्स होती है। ठीक है, और सारी डायग्नोसिस टेस्ट के ऊपर हर चीज नेगेटिव मिलती है इसके अंदर। अब हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है। यहाँ पे हमारे पास मिट्री आ जाती है, बोन्स की मेट्रिक जॉइंट्स आ जाते हैं। इनकी जो हमारे पास मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 और हो जाती है। साथ में ये इम्प्रूविंग विद एक्टिविटी है। एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारे पास जो जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट वो कौन से होते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिस्ट आ जाती है, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स आ जाते हैं, PIPs आ जाते हैं। ठीक है, या सर्वाइकल सबलक्सेशन। ठीक है, इन जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास से सर्वाइकल सबलक्सेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, सॉन नेक बॉन्टेनियर डिजीज, डिफॉर्मिटी, बॉन्टेनियर डिफॉर्मिटी। 10 मिनट, मैं बस आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आ रही हूँ। ओके, तो हमारे पास दूसरा क्या होता है, अल्नर डेविएशन हो जाती है फिंगर्स की। इसकी सारी इन्वॉल्वमेंट क्या, अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस था, यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस। ठीक है, वहां पे हमें ऑस्टियोफाइड सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस मिला था, यहाँ पे हमें इरोजन्स मिलेंगी, साथ में स्वेलिंग्स मिलेंगी सॉफ्ट टिश्यूज की। यहाँ पे हमारे पास पेरी आर्टिकुलर बेसिकली ऑस्टियोपेनिया मिलेगा। और यहाँ पे हर चीज डायग्नोसिस में पॉजिटिव हो जाएगी, RF फैक्टर भी, ESR CRP भी पॉजिटिव हो जाएगा, CRP भी पॉजिटिव हो जाएगा, और NTCCP भी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास ऑस्टियोमिलाइटिस मिलता है। ये बेसिकली मिलाइटिस का मतलब ही कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ऑफ द बोन। ठीक है, ऑस्टियोमिलाइटिस। और यहाँ पे हमारे पास फीवर, मिलाइटिस कोई इन्फेक्शन से हमें फीवर हो सकता है। ठीक है, टेंडरनेस होगी बोन के ऊपर। ठीक है, और MRI इसकी ना चॉइस ऑफ स्कैनिंग है। ठीक है, MRI हम करते हैं, MRI करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चीजें याद रखनी है, सिकल सेल डिजीज, सेल इसका MCQs आता है, इस चीज का MCQs आता है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज क्यों होती है ऑस्टियोमिलाइटिस के केस के अंदर, साल्मोनेला, साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके इन्फेक्शन से सिकल सेल डिजीज होती है, MCQ से ये बार बार आया होगा। ठीक है, फिर हमारे पास मोस्ट कॉमन एजेंट कौन सा होता है, दूसरा MCQ पूछते हैं।
मोस्ट कॉमन एजेंट वो होता है स्टेफ ऑरियस, ठीक है। आईवी ड्रग यूजर के लिए भी ये स्टेफ ऑरियस है, मोस्ट कॉमन भी है आईवी ड्रग, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नियोनेट्स के अंदर कौन सा होता है, ऑस्टियोमिलाइटिस करवाने वाला वो एच इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। ये क्लियर है? जी मैम। जी अच्छा, मैम ये रिपीट करिए और करिए से। हमारे पास कौन से सिकल सेल डिजीज जो ऑस्टियोमिलाइटिस का कॉज करवा रहा है वो कौन सा है, ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला, ठीक है। फिर हमारे पास मोस्ट कॉमन जो एजेंट है ऑस्टियोमिलाइटिस कॉज करने वाला या आईवी ड्रग अब्यूजर्स के लिए जो होता है वो हमारे पास स्टेफ ऑरियस होता है। नियोनेट्स में हमारे पास ऑस्टियोमिलाइटिस कौन कॉज करवाता है, एच इन्फ्लुएंजा कॉज करवा रहा होता है, ठीक है। बाकी इनकी ना कुछ डिजीजेज रह गई हैं, 2 डिजीजेज, वो आपको मैं कल कवर करवाऊंगी। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। गाइस नो नहीं है मैम। चलो ठीक है, ओके कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके गाइस, मैम इसकी ये हाफिज। पेजेस सेंड करें काइंडली ग्रुप में। चलो मैं कर देती हूँ आपको। ओके ओके थैंक यू। हाफिज। हाफिज मैम।